Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं along with the starting GK part as well. आज है 23rd of June एंड आज हम देखने वाले हैं 23rd of June के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स. So without taking any further time, let's get started. The very first question is the Hunger Hotspots report जून टू नवंबर 2026 was jointly released by which organizations. आपको बताना है ये रिपोर्ट किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके हाल ही में रिलीज़ की है. द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, एंड द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. ठीक है, तो ज्वाइंटली इसको रिलीज़ किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलके. इस रिपोर्ट में इन्होंने बेसिकली वार्निंग दी है कि एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी आ सकती है इन टोटल 13 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स बिटवीन जून एंड नवंबर 2026. फर्दर इन्होंने ये बताया कि लगभग 266 मिलियन लोग अभी तक फेस कर रहे हैं हाई लेवल्स ऑफ एक्यूट हंगर को. एंड ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर फूड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा कंसर्न है वो कौन से कंट्रीज़ हैं, लाइक सूडान, साउथ सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, यमन एंड पैलेस्टाइन. ठीक है, एंड क्यों? बिकॉज ऑफ फेमाइन रिस्क एंड यहाँ पर सीवियर फूड शॉर्टेज है. मेजर ड्राइवर्स इसके क्या हैं? तो क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्लाइमेट शॉक्स, इकोनॉमिक प्रेशर्स एंड ह्यूमैनिटेरियन हेल्प किस तरह से डिक्लाइन हो रहा है, ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी फूड इनसिक्योरिटी को. ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा. दीज आर द ओनली नॉलेज बेस्ड फैक्ट्स. आपको बस याद रखना है कि हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया. ठीक है, नाउ हियर इफ़ यू टॉक अबाउट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1945 में. एंड इसका मेन एम क्या होता है? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इटली के रोम सिटी में. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो ये 1961 में फाउंड हुआ था. एंड WFP यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन फूड एड एजेंसी है. और डू रिमेंबर कि WFP को 2020 में नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था, राइट. यहाँ पर हमने बात करी फेमाइन की. व्हाट इज़ दिस फेमाइन? तो इसका मतलब है सीवियर फूड स्कैरसिटी, जिसकी वजह से मास स्टारवेशन. एंड अगर आपको याद हो तो 1974 की सहेल फेमाइन अफ्रीका की सबसे बड़ी फेमाइंस में से एक थी. एंड ये अक्सर ड्रॉट, कन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से डेवलप होता है, राइट. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन. फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. आपको बताना है कि प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है. द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश. फाइन, तो असल में हुआ क्या है? NHPC मीन्स नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है. किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के साथ में. और वो अब मिलकर डेवलप करेंगे ये 3097 मेगावाट का इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ठीक है, ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में लोकेटेड है ऑन द ड्रे एंड तालू रिवर्स, जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी दिबांग रिवर की. ओके, एंड इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के टर्म्स में देखें तो. एंड इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है एज द 2 रन ऑफ द रिवर स्कीम्स विथ कंक्रीट ग्रेविटी डैम्स एंड एन अंडरग्राउंड पावर हाउस. तो ये एरिया लाई करता है इन अ मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इट इज़ इनहैबिटेड बाय द इदू मिशमी ट्राइब. ओके, तो इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में. न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि NHPC लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश के साथ में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन कर लिया है इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, टॉकिंग अबाउट NHPC, फुल फॉर्म क्या बताया? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन. ये इंडिया की एक प्रोमिनेंट गवर्नमेंट कंपनी है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती है. इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1975 में. एंड इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हरियाणा के फरीदाबाद में. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में पहले भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं. ये इंडिया का सबसे ईस्टर्न साइड का स्टेट है. एंड ये चाइना के साथ में अपने बॉर्डर भी शेयर करता है. एंड यहाँ की कैपिटल क्या है? ईटानगर. ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है? पानी की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं. रन ऑफ द रिवर प्लांट्स बड़े डैम्स की जगह नेचुरल रिवर फ्लो का यूज़ करते हैं. एंड कंक्रीट ग्रेविटी डैम्स पानी का वजन सह के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. यहाँ पर लास्ट में हमने बात करी थी इदू मिशमी ट्राइब की. तो ये अरुणाचल प्रदेश के एक इंडिजिनस ट्राइब है एंड इनका मेन जो वर्क है वो क्या है? एग्रीकल्चर. फाइन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट था, अरुणाचल प्रदेश. इसी के साथ चलिए हम थोड़े से प्लेसेस देख लेते हैं और उनकी लोकेशंस चेक कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेक विक्टोरिया दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ विच कॉन्टिनेंट. लेक विक्टोरिया जो कि लार्जेस्ट लेक है किस कॉन्टिनेंट की? अफ्रीका की. रिसेंटली न्यूज़ में आई थी फॉर सम रीजन. सोगमो और शांगू लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री. ये लेक्स आपको कहाँ मिलेंगे? सिक्किम में.
नेक्स्ट है यहाँ पर साकुराजिमा वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ये वोल्केनो कहाँ पर है, जापान में. Kruger National Park that was recently seen in the news is located in which country? It lies in South Africa. Lipulek Pass that was recently seen in the news is located in which Indian state? Answer is Uttarakhand. Laban Island that was recently seen in the news belongs to which country? It belongs to Iran. Varkala Cliff, which was recently placed in UNESCO's tentative list of World Heritage Sites, is located in which Indian state? Recently इस क्लिफ को यूनेस्को ने अपने टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया एंड ये कहाँ पर है? इट लाइज इन द स्टेट ऑफ केरला. ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्लेसेस हैं जिनकी लोकेशंस आपको याद में रखनी है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian jurist was elected as a judge of the International Tribunal for the Law of the Sea it lost for the 2026 to 2035 term? तो अगले 10 सालों के लिए कौन से इंडिया के ज्यूरिस्ट हैं जिनको इस पैनल में इलेक्ट किया गया है? द करेक्ट आंसर इज जस्टिस बीमल एंड पटेल. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इंडिया अब अपना रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू करने वाला है एट द इट लॉस विद द इलेक्शन ऑफ बीमल एंड पटेल एज अ जज अगले 10 सालों के लिए. एंड ही वॉज इलेक्टेड एट द 36th मीटिंग ऑफ स्टेट पार्टीज टू द UN क्लॉस, जो कि कहाँ पर हुआ था? एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स दैट लाई इन न्यूयॉर्क. ठीक है, तो यहाँ पर इनको 115 वोट्स मिले आउट ऑफ 168. एंड ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? डू रिमेंबर, ये नीरू चड्ढा को सक्सीड करेंगे ऑन 1 अक्टूबर 2026. इट लॉस की बात करेंगे. दिस बॉडी वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी मीन्स UN क्लॉस. एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज इंपॉर्टेंट. हेडक्वार्टर्स इसका है जर्मनी के हैम्बर्ग में. ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद में रखने हैं. द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, बीमल एंड पटेल. टॉकिंग अबाउट इट लॉस, तो इट लॉस 1996 में स्टैब्लिश हुआ था फॉर रिजॉल्विंग मैरीटाइम डिस्प्यूट्स. एंड हमने बात करी इसका हेडक्वार्टर्स जर्मनी के हैम्बर्ग में है. एंड इसके जो जजेस होते हैं ना, वो टोटल 9 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं. रिन्यूएबल टर्म यहाँ पर होता है. ओके, UN क्लॉज की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज का फुल फॉर्म है. 1982 में ये अडॉप्ट की गई थी, जिसे मैरीटाइम कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं. इसके तहत समुद्री क्षेत्र की सीमा 200 नॉटिकल माइल्स होती है, जिसे हम EEZ कहते हैं. एंड यून क्लॉज में समुद्री संसाधनों के इक्विटेबल यूज़ का एक रेगुलर यहाँ पर रूल है. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बीमल एंड पटेल. किसको रिप्लेस कर रहे हैं? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ही विल सक्सीड नीरू चड्ढा. फाइन. क्वेश्चन नंबर 4 इज द तृष्णा सैटेलाइट मिशन इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? ये सैटेलाइट मिशन किस कंट्री और इंडिया के बीच का ज्वाइंट इनिशिएटिव है? द आंसर इज फ्रांस. ओके, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर ज्वाइंटली तृष्णा सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है 2027 में. किस लिए? ग्लोबल वाटर एंड फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए. तृष्णा का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? तो तृष्णा स्टैंड्स फॉर थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट. ठीक है, ये तृष्णा का पूरा फुल फॉर्म है. एंड इसका मेन एम क्या है? ग्लोबल वाटर एंड फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करना थ्रू एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन. ये अनाउंसमेंट हाईलाइट करता है इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप के ग्रोइंग रिलेशंस को इन टर्म्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड इनोवेशन. ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, फ्रांस. यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि तृष्णा सैटेलाइट मिशन कौन से 2 कंट्रीज का ज्वाइंट मिशन है? तो इंडिया एंड फ्रांस. ओके, तो यहाँ पर डू रिमेंबर कि 2026 को इसके पहले हमने अनाउंस किया था एज द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन. ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फ्रांस के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं आजकल. एंड यहाँ पर तृष्णा की हमने सारी ही बात कर ली है. ये सैटेलाइट बेसिकली वाटर और फूड सिक्योरिटी के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पर नज़र रखने में काफ़ी हेल्प करने वाला है. ठीक है, ना यहाँ पर चलिए हम थोड़े डिफेंस करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं. The first question is exercise Harimau Shakti 2025 is conducted between India and which other country? Exercise Harimau Shakti इंडिया और मलेशिया के बीच की एक्सरसाइज है. वायुबान इज इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड ड्रोन सिस्टम है. इसको डेवलप किसने किया था? इंडियन एयरफोर्स ने. द वैसोंग 11A ऑल्सो नोन एज KN-23 इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसको डेवलप किया नॉर्थ कोरिया ने. विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है T-Dome? इसको लॉन्च किया है ताइवान ने. What is the name of the 4th ship of the Nilgiri class Project 17A delivered to the Indian Navy in November 2025? इस 4th ship का नाम है INS तारागिरी. The satellite imaging system Prajna was developed by which organization? ये डेवलप किया DRDO ने, Defense Research and Development Organization ने. And the last question is the Saksham Counter Unmanned Aerial System Grid System has been developed by which organization? ये किसने डेवलप किया है? The answer is भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL. ठीक है.
Question number 5 is, which state is home to the Lakhanpur coal gasification project, which is India's first commercial scale coal to ammonium nitrate facility? ये इंडिया की पहली ऐसी कमर्शियल स्केल की कोल टू अमोनियम नाइट्रेट फैसिलिटी है एंड ये कहाँ पर डेवलप हो रही है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, उड़ीसा. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा एट लखनपुर इन झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड इसके लिए बजट तैयार किया गया है 25,016 करोड़ रुपीस का. लखनपुर प्रोजेक्ट इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल का कोल टू अमोनियम नाइट्रेट फैसिलिटी है जिसमें 2000 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस किया जाएगा पर डे. ओके, इट इज़ डेवलप्ड बाय भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड BCGCL, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है. कौन सी? 2 कंपनीज का, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड का. तो इस प्रोजेक्ट का मेन एम यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करना एंड आत्मनिर्भर भारत को काफ़ी हद तक प्रमोट करना या सपोर्ट करना. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, उड़ीसा स्टेट. फाइन. कोल गैसिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? कोल गैसिफिकेशन से कोल को साइन गैस में कन्वर्ट किया जाता है, मीन्स इसको CO+H2 में कन्वर्ट किया जाता है जो क्लीनर फ्यूल साबित होता है. कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस हाई टेम्परेचर और प्रेशर में होता है जिसे हम पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं. इंडिया का सबसे बड़ा कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लोकेटेड है. ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट की हमने यहाँ पर बात करी थी, तो अमोनियम नाइट्रेट एक केमिकल फर्टिलाइजर और एक्सप्लोशन में यूज़ होने वाला कंपाउंड है. ये NPK फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन सोर्स के लिए भी यूज़ होता है एंड अमोनियम नाइट्रेट को मोस्टली एक्सप्लोसिव के लिए माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में भी हम यूज़ करते हैं. यहाँ पर हमने भेल की बात करी. भेल क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. ये कौन सी हमारी कंपनी है? ये हमारी एक महारत्ना कंपनी है जो पावर प्लांट इक्विपमेंट को डेवलप करते हैं. भेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है एंड ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है. 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये इंडिया की लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. देन हमने बात करी कोल इंडिया लिमिटेड की, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के कोलकाता में. ठीक है, तो इतने फैक्ट्स काफ़ी हैं आपके याद रखने के लिए. ओके, यहाँ पर उड़ीसा पिछले दिनों न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ राजा परबा फेस्टिवल. आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राजा परबा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया हाल ही में? तो दूर मेंबर उड़ीसा स्टेट में. मूविंग टू 6th क्वेश्चन नाउ. The 26th All India Fingerprint Conference 2026 was held in which city? ये 26th एडिशन था ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस का एंड ये रिसेंटली कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन नई दिल्ली में हुआ एंड इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था NCRB में, मींस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने. फोकस यहाँ पर क्या था कि फिंगरप्रिंट्स और साइंटिफिक एविडेंस का जो रोल होता है इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, उस पर फोकस करना, उस पर एग्जामिन करना. एंड ड्यूरिंग दिस इवेंट 4 तरह के NCRB एप्लीकेशंस भी लॉन्च किए गए. इनका नाम क्या था? अभिज्ञान, CRPI, E-प्रोसिक्यूशन 2.0 एंड E-फोरेंसिक्स 2.0. ये 4 तरह के एप्लीकेशंस भी इस इवेंट पर लॉन्च किए गए एंड इन एप्लीकेशंस का मेन एम क्या था? इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करना, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक एनालिसिस एंड स्पीडी डिस्पोजल करना क्रिमिनल केसेस का. ठीक है, तो 26th एडिशन का ये ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस था जो रिसेंटली नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है. फिंगरप्रिंट की बात करेंगे तो फिंगरप्रिंट की सबसे पहली ऑफिशियल यूज़ हुई थी 1892 में क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड हर ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं और आइडेंटिकल ट्विंस के भी यहाँ तक के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं. फिंगरप्रिंट पैटर्न्स 3 तरह के होते हैं, लूप, वॉल्स और आर्च. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन NCRB के बारे में जानना ज़रूरी है आपके लिए. NCRB की फॉर्मेशन हुई थी 1986 में. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये बॉडी काम करती है. NCRB क्राइम डेटा कलेक्ट करके भारत में क्राइम ट्रेंड्स एनालाइज करते हैं एंड NCRB के पास सभी राज्यों से क्राइम रिकॉर्ड्स डिजिटली स्टोर होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, नई दिल्ली. NCRB की पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसका नाम था क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट. ठीक है, और इसमें इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स दिए थे. लाइक इन्होंने बताया था कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्राइम्स हुए हैं और इसके अलावा बेंगलुरु सिटी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सुसाइड केस सामने आए यहाँ से. इस तरह से इन्होंने बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स दिए थे और इनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं. ठीक है, नई दिल्ली में और कौन सा एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था हमारा इस साल की शुरुआत में? AI इम्पैक्ट समिट. ओके, तो इस साल AI इम्पैक्ट समिट जो है वो इंडिया में हुआ था और 2027 यानी 2027 में ये समिट अब नेक्स्ट कहाँ पर होगी? तो स्विट्जरलैंड कंट्री में. ओके, चलिए हम इसी के साथ कुछ कॉन्फ्रेंसेस के वेन्यू चेक कर लेते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन इज द 2025 G20 लीडर्स समिट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? ये समिट कहाँ पर हुई? साउथ अफ्रीका में. विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ क्रिएटर जोन डिजिटल समिट 2026? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश.
वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन इंडिया? ये 12th एडिशन था इस समिट का जो देहरादून में हुआ. What is the main theme of the National Conference on Naturopathy 2026? This is Yoga and Naturopathy for a Stronger and Healthier You. Which country is the host of Global Big Cat Summit 2026? इसके लिए host country थी India. Which city is the host of World Buddhist Peace Conference 2026? This is Hyderabad. Where was the 3rd edition of International Ayurveda Conference 2025 held? ये event कहाँ पर हुआ? आंसर है ब्राज़ील में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है, What is the primary objective of Operation Vajrapat that was recently launched in Varanasi, उत्तर प्रदेश? ऑपरेशन वज्रपात हाल ही में वाराणसी में लॉन्च किया गया है और इसका मेन फोकस क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिसमेंटल क्रिमिनल नेटवर्क्स एंड देयर डिजिटल प्रेजेंस. ठीक है. तो ऑपरेशन वज्रपात रिसेंटली वाराणसी रेंज पुलिस में लॉन्च किया गया है इन उत्तर प्रदेश, जिससे कि क्रिमिनल नेटवर्क्स को डिसमेंटल किया जाए एंड इनके डिजिटल प्रेजेंस को खत्म किया जाए. इस ऑपरेशन के थ्रू कवर किया जा रहा है जौनपुर, गाजीपुर एंड चंदौली डिस्ट्रिक्ट्स को उत्तर प्रदेश के. एंड यहाँ पर मेजर फोकस है डिजिटल सर्विलांस के ऊपर, जिससे कि 554 सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पर रिमूव किए गए हैं विच वर अलिजली यूज टू ग्लोरीफाई क्राइम एंड स्प्रेड फियर. ठीक है. तो इस इनिशिएटिव का मेन पर्पज है गैंग कल्चर को खत्म करना, इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिसिंग को स्ट्रेंथन करना एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस क्रिएट करना फॉर कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ क्रिमिनल नेटवर्क्स. ठीक है. तो वी से वज्रपात एंड वी से वाराणसी ऐसे करके याद रख सकते हैं. ऑपरेशन वज्रपात वाराणसी में लॉन्च किया गया एंड इसका मेन पर्पज क्या था? डिसमेंटल क्रिमिनल नेटवर्क्स एंड देयर डिजिटल प्रेजेंस. फाइन. उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो रिसेंटली यहाँ से हमारी 100 नंबर की रामसर साइट सामने आई थी. कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये साइट कौन सी है? हमने यहाँ पर बहुत बार डिस्कस किया है ऑलरेडी. मूविंग टू 8th क्वेश्चन नाउ. The Supreme Court recently held that the right to walk on a demarcated footpath is protected under which articles of the Constitution? हमारा right to walk on demarcated footpath अब फंडामेंटल राइट बन चुका है अंडर आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 एंड डी एंड आर्टिकल नंबर 21. ठीक है. तो रिसेंट एक रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें इन्होंने बोला है कि राइट टू वॉक ऑन अ डिमार्केटेड फुटपाथ ये अब हर व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है. एंड द कोर्ट सेड दैट दिस राइट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 एंड डी एंड आर्टिकल नंबर 21. ठीक है. तो इसमें यह कहा गया कि सिटीजन का राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ्स हैज़ प्रायोरिटी ओवर द मूवमेंट ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल्स. एंड ये जजमेंट डिलीवर किया गया एक मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन केस में इन्वॉल्विंग द डेथ ऑफ अ 5-year-old चाइल्ड. एंड फर्दर इस कोर्ट में ये भी बात पे फोकस किया गया कि अगर रोड्स हैं तो अथॉरिटीज़ की ये ड्यूटी है कि उन्हें सेफ, डिमार्केटेड और वेल मेंटेन्ड फुटपाथ्स में क्रिएट किया जाए. ठीक है. तो डू रिमेंबर कि अब राइट टू वॉक ऑन अ डिमार्केटेड फुटपाथ हमारा फंडामेंटल राइट हो चुका है अंडर आर्टिकल नंबर 19 एंड 21. ठीक है. आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 डी किस बारे में बात करता है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में. एंड आर्टिकल नंबर 21 डील्स विथ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है. आर्टिकल नंबर 21 ए भी इंसर्ट किया गया था अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 86 यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, जिसमें कि ये कहा गया था कि हर 6 से लेकर 14 साल के बच्चे का ये अधिकार है कि उसे बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए स्टेट की तरफ से. ठीक है. तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 21 ए क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है हर इंडियन सिटीजन को. तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट 1950 में हुआ था. एंड सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस सूर्यकांत. ठीक है. जस्टिस सूर्यकांत हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं. इन्होंने नवंबर 2025 में रिप्लेस किया था जस्टिस BR गवई को, जो कि हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस थे. फाइन. तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं. ओके. इसी के साथ चलिए हम थोड़े नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस ऑन एन इनलैंड वाटरवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? ये इंडिया का पहला लाइट हाउस है ऑन एन इनलैंड वाटरवे और इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर. Which state secured the top rank in the national implementation of the interoperable criminal justice system 2.0? यहाँ पर टॉप रैंक अचीव की है उत्तराखंड ने. ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये प्रोग्राम इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का. हु आर द चीफ गेस्ट एट इंडिया 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे? एंटोनियो लुइस सैंटोस डा कोस्टा एंड उर्सुला वॉन्डरलैन. यूरोपियन यूनियन से ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हमारे लिए चीफ गेस्ट थे इस साल के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में. नेक्स्ट है नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ऑपरेशन त्राशी 1 इज अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कंडक्टेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? दिस इज जम्मू एंड कश्मीर. वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश्ड? ये इस्टेब्लिश हुआ था उत्तर प्रदेश में. ठीक है. मूविंग टू 9th क्वेश्चन नाउ.
What is the rank of India in the Energy Transition Index of 2026 released by the World Economic Forum? तो Energy Transition Index फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी बॉडी देती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड इस साल इंडिया की रैंक इसमें थी 70th. ठीक है, तो रिसेंटली ये इंडेक्स रिलीज हुआ है इन कोलैबोरेशन विद एक्सेंचर. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिलीज किया है. इंडिया की रैंक 70th थी, विच मीन्स कि हमारी 2 प्लेसेस इंप्रूव हुई हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. इंडिया वॉज अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल इम्प्रूवर्स इन एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस. एंड इंडिया की प्रोग्रेस किस वजह से ड्राइव होती है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस, and it is supported by renewable energy expansion, grid infrastructure development, green hydrogen initiatives, and increased investment in sustainability and clean energy infrastructure. And यहाँ पर टॉप 3 पोजीशंस देखेंगे तो स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क वर द टॉप 3 कंट्रीज इन दिस इंडेक्स. ठीक है, तो आपको टॉप 3 कंट्रीज याद रखनी है एंड इंडिया की रैंक क्या है ये याद रखिएगा. तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस इंडेक्स को कौन सी बॉडी रिलीज करती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, हर साल ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करते हैं. बेसिकली इसमें एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस का मेजरमेंट होता है. एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे तो इसकी फॉर्मेशन 1971 में हुई थी स्विट्जरलैंड में. हर साल ये डावोस में अपनी इंटरनेशनल मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं एंड इनका काम होता है ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज़ और सस्टेनेबिलिटी टॉपिक्स पर फोकस करना. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन 70th. Now coming to last question, World Refugee Day is observed every year on which day? तो World Refugee Day ग्लोबल लेवल पर हम मनाते हैं 20th of June को. ये दिन जो है ये रेफ्यूजीज़ के स्ट्रेंथ, करेज और रेजिलियंस को ऑनर करता है. एंड इस साल की हमारी थीम थी Until Everyone is Safe. ठीक है, तो ये थीम फोकस करता है इक्विटेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू असाइलम, प्रोटेक्शन एंड रेफ्यूजी राइट्स के ऊपर. एंड 2026 जो है ये 75th एनिवर्सरी भी थी यूनाइटेड नेशंस बैक 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन की. ठीक है, एंड इट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंटरनेशनल रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एज वेल. तो ये ऑब्जर्वेंस हाईलाइट करता है कि क्या चैलेंजेस फेस होते हैं बाय ओवर 117 मिलियन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल्स वर्ल्ड वाइड. ओके, तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हर साल हम 20th जून को मनाते हैं. इस साल की हमारी थीम थी Until Everyone is Safe. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की हमने बात करी. यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन हुई थी 1945 में. इनका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है एंड इनकी कुछ प्रमुख बॉडीज हैं लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. ठीक है, डू रिमेंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 81st जो सेशन रहेगा इसके लिए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? इनका नाम है मिस्टर खलीलुर रहमान. ठीक है, एंड ही इज़ फ्रॉम द कंट्री बांग्लादेश. ओके, बांग्लादेश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये. इसी के साथ चलिए हम डेज एंड थीम्स के थोड़े क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं 4th of October को. सेफर इंटरनेट डे 2026 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? द आंसर इज 10th of February. वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट AI फेस्टिवल, II Film Festival and Cinema AI Hackathon launch? The answer is Goa. National Legal Services Day is celebrated on which day every year? This is 9th of November. Where was Saras Ajivika Food Festival 2025 inaugurated? This is New Delhi. World Cervical Cancer Elimination Day is observed on which day? The answer is 17th of November. World Thalassemia Day is observed on which day every year? The answer is 8th of May. ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स हो गए. तो फ्रेंड्स विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज सेशन एंड लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का. तो चलिए हम क्विकली देख लेते हैं कि हमने कल कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे. द मोम्बासा डिक्लेरेशन रिसेंटली अडॉप्टेड बाय 15 कंट्रीज एम्स टू कॉम्बैट विच इशू? ये किस बारे में बात करता है? तो इलीगल फिशिंग को ट्रैक करने के लिए ये डिक्लेरेशन रिसेंटली अडॉप्ट किया गया. द किशाऊ डैम दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ विच 2 स्टेट्स? ये 2 स्टेट्स हैं, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. Who has been appointed as the new chairperson of the National Statistical Commission? इसके लिए नए चेयरपर्सन बन गए हैं डॉक्टर साहिबाल चट्टोपाध्याय. Which country is the host of exercise Khan Quest 2026? This is Mongolia. What is the theme of first BRICS MSME Forum 2026 जो कि आगरा में रिसेंटली हुई है? तो इसके लिए थीम रखी हमने बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. नेक्स्ट है खादी रोजगार उत्सव 2026 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में. Which institution became India's highest ranked institution in the QS World University Rankings 2027? तो ये था IIT Delhi. World Sickle Cell Awareness Day is observed every year on which day? The answer is 19th of June. Recently, the first of 6 indigenous air cushion vehicles was inducted into service by the Indian Coast Guard in which Indian state? The answer is Goa. Which state is the host of Creator Zone Digital Summit 2026? This is Andhra Pradesh. Which state or the union territory approved the constitution of the Snow Leopard and High Altitude Nature Conservation Society? तो recently ये approve हुआ है लद्दाख में. And the last question here is
Bharat BuildCon 2026 that was recently inaugurated in New Delhi is associated with which sector? The correct answer is constructing and building materials. ठीक है, तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स थे. अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं, अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं. वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की थी. ओके, so friends, with this we are done with our today's session, and before winding up, let me tell you that these questions are part of our daily 20 MCQs quiz series in GK Today Android application. तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाएगी. ठीक है, तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं अब कल के सेशन में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ राइट योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल. ओके, सो विद दिस मीनू हादसना साइनिंग ऑफ.